हाँ तो यार, हमारी कहानी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी हायाटो को दिखाया जाता है, जो कि कई सालों के बाद अपनी दादी के कैफे में आया था उसको बेचने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसकी दादी गुजर चुकी थी। और जब वो अंदर जाकर इंस्पेक्शन करने लग जाता है तो फिर सरप्राइजिंगली उसको अंदर से कैफे क्लीन मिलता है, क्योंकि उसकी दादी के गुजरने के बाद तो ये कैफे पूरी तरीके से बंद होना चाहिए था। तो वो अंदर कमरे में जाकर बैठकर ये हिसाब लगाने लगता है कि उसे ये कैफे कितने में बेचना चाहिए। पर तभी सडनली अचानक से ही वहाँ पर कोई एक पिंक हेयर वाली अजीब सी लड़की आ जाती है, वो भी सिर्फ अपने कच्छों में, जिसे देखकर हायाटो बुरी तरीके से वहाँ पर डर जाता है, ये सोचते हुए कि आजकल भूत ये कैसे कपड़े पहनकर आने लग गए। इसलिए बेचारा हायाटो वहाँ पर उस सुंदर चुड़ैल से डर के मारे अंदर भागने लग जाता है, थोड़ी सी शांति की तलाश में। पर हालांकि अंदर जाने के बाद उसको थोड़ी क्या पूरी की पूरी शांति मिल जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। इसीलिए हायाटो वहाँ पर बेचारा और भी ज्यादा डरते हुए उसकी भी अंडरवेयर छीन कर वहाँ से और अंदर भागने लग जाता है। एंड वो जितना ज्यादा अंदर डर के मारे भागते जा रहा था, उसको उतनी और ज्यादा शांति मिल रही थी, मिस शांति। इसीलिए उनमें से एक लड़की वहाँ पर एक काफी ठोस कदम उठाती है, क्योंकि हायाटो का कुछ ठोस हो चुका था। इसीलिए वो अपने ठोस पैरों का इस्तेमाल करते हुए हायाटो के मुंह पर एक लात मार देती है, जिससे कि बेचारा हायाटो बेहोश हो जाता है। एंड जब दोबारा से उसकी आंखें खुलती है तो फिर वो वहाँ पर खुद को बंधा हुआ देख पाता है, जिससे कि वो बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं वो सब उसको बांध कर उसके साथ कुछ गलत काम तो नहीं करने वाले। और हायाटो को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर फिर वो सभी लोग उसको वहाँ पर शांत करवाते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिनका नाम था रिहो, ओका, आमी, शिराजिको और आकाने। और आगे फिर वो सभी पांचों हायाटो से वहाँ पर माफी मांगते हैं उसका मुंह तोड़ने के लिए, क्योंकि वो एक अजीब से अश्लील लौंडे को उनके घर में घुसता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। और आगे वो उससे बोलते हैं कि उसके जाने के बाद से उनकी दादी काफी ज्यादा अकेली हो चुकी थी, इसलिए उसी दिन से ही वो लोग उसके दादी के साथ रहने लग गए थे। वो इस कैफे में पार्ट टाइम काम करते थे और उसकी दादी उनको एक फैमिली की तरह मानती थी। पर ये सुनने के बावजूद भी हायाटो उन सबको उस घर से निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अब से वो उस घर का ओनर था और वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। इसीलिए वो पांचों हायाटो को फिर वहीं पर ही बंधा हुआ छोड़कर बाहर बीच पे आ जाते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग रखने के लिए, जहाँ पर कि वो लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से हायाटो को उन सबको घर से निकालने से रोक सकें, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई भी घर नहीं था। तब उनमें से एक रिहु नाम की लड़की उन सबको एक आइडिया देती है कि लड़कों को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक पैसा और दूसरी औरत। इसीलिए उनमें से किसी एक को खुद का सैक्रिफाइस देते हुए हायाटो के साथ जाना होगा। तो ये सुनकर काफी शर्माते हुए आमी वहाँ पर खुद का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि पहले ही अंदर आते वक्त हायाटो ने उसका सब कुछ देख लिया था, जिससे कि कुछ बचा ही नहीं था। पर फिर वो लोग वहाँ पर उसको रोक लेते हैं और एक दूसरा तरीका निकालते हैं, क्योंकि ऐसे ही खुद को किसी को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। वो लोग एक एक कर हायाटो के ऊपर ट्राई करेंगे और उनमें से जिसके भी लपेटे में हायाटो आ गया तो फिर उसकी किस्मत खराब है और उसको ही हायाटो को हमेशा संभालना होगा। इसीलिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए फिर हायाटो के पास वहाँ पर ओका जाती है, जिसने की एक अजीब सा मेड कॉस्ट्यूम पहन रखा था, जिसको कि रात को इस तरीके से उसके कमरे में छुपके से आता हुआ देखकर हायाटो उसके ऊपर शक करते हुए उससे बोलता है कि वो यहाँ पर उसके साथ कुछ कांड नहीं करने वाला। पर ये सुनकर ओका वहाँ पर उसको दिलासा देते हुए उससे ये बोलती है कि नहीं नहीं, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर उसका मुर्गा मारने नहीं आई है, बल्कि उसने तो नीचे मुर्गी बनाई है, इसीलिए वो बस उसको डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। इसीलिए थोड़ा सा खुश होते हुए हायाटो फिर वहाँ से नीचे जाता है, पर हालांकि पता नहीं क्यों वो वहाँ पर उसको काफी सारा कोयला परोस देते हैं, जिससे हायाटो को कुछ भी समझ में ही नहीं आता। पर फिर सोन उसको ये रियलाइज हो जाता है कि ये कोयला नहीं बल्कि ये चिकन ही है, बस थोड़ा सा ज्यादा जल गया है। इसलिए हायाटो फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे ये बोलने लगता है कि एक तो वो उसके घर के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे हैं और ऊपर से उन्होंने उसका चिकन जलाकर उसके पैसे भी वेस्ट कर दिए। और उसको गुस्से में देखकर फिर आमी की बारी आती है और वो काफी ज्यादा टाइट कपड़े पहनकर आकर हायाटो को उसके साथ चलकर एक्सरसाइज करने को बोलने लगती है, जबकि उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। ये सुनकर हायाटो उल्टा उसको ही ताना मारते हुए उससे बोलता है कि अगर वो उसको कमरे में ले जाकर अलग तरीके की एक्सरसाइज करवाने का ट्राई कर रही है तो फिर ये उसकी बस की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर वो रेड लाइट एरिया में भी चली जाए तो फिर उसको फ्री में भी कोई नहीं लेगा। इमोशनल डैमेज। तो आगे फिर वहाँ पर हायाटो सोने जाने से पहले बाथ के टब में जाकर थोड़ा सा नहाने लग जाता है, पर बीच में ही वो पांचों भी वहाँ पर टॉवल में बाथरूम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी गर्मी लग रही थी, अब जिस्म की गर्मी।
पर जैसे तैसे कर हायाटो फिर वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। और जब वो आकर अपने कमरे में सोने लग रहा था तो फिर आधी रात को ही बीच में वहाँ पर शिराजिको आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बिहेव करते हुए आकर हायाटो के ऊपर चढ़कर अपने कपड़े निकालने लग जाती है, क्योंकि उसको सूसू करना था। बिकॉज एक्चुअली में वहाँ पर बाकी लड़कियों ने शिराजिको को काफी ज्यादा दारू पिलाते हुए हायाटो के कमरे में ये बोलते हुए भेज दिया था कि हायाटो का कमरा उसका बाथरूम है और हायाटो उसका टॉयलेट सीट। ये जानकर तो हायाटो वहाँ पर सदमे के मारे ही बेहोश होने लग जाता है, पर बीच में ही अचानक से आमी आकर किसी तरीके से शिराजिको को वहाँ से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे उन लड़कियों के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे लग रहा था कि हायाटो ने ही वहाँ पर शिराजिको को बुलाया है अपनी प्यास बुझवाने के लिए। तो आगे हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो लोग हायाटो के सामने काफी सारा खाना रखकर उससे माफी मांग रहे थे, क्योंकि पिछली रात को गलतफहमी में गुस्से में आमी ने वहाँ पर हायाटो को बुरी तरीके से पीट दिया था। पर उसके खाने से पहले ही वहाँ पर उनके घर का डोरबेल बजता है और वो जब बाहर आकर देखते हैं तो फिर बाहर वहाँ पर कुछ कस्टमर्स आए थे कॉफी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि पूरे कॉफी शॉप को खरीदने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ही हायाटो ने उस शॉप को ऑनलाइन सेल के लिए डाल रखा था। तो वो दोनों कस्टमर्स वहाँ पर अच्छी तरीके से कैफे को चेक करने के बाद उसका वहाँ पर हिसाब लगाते हैं और उनमें से एक वहाँ पर हायाटो से बोलता है कि उसको इस कैफे के बेचने के काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये बोलते हुए वो उस कैफे के बोर्ड को तोड़कर नीचे गिरा देता है, जो देखकर हायाटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी एक बचपन की मेमोरी भी ट्रिगर हो जाती है, जब पहली बार उसने अपने दादी के साथ ये कैफे खोला था, जिसको देखकर उसकी दादी कितनी ज्यादा खुश थी। इसलिए हायाटो जाकर उन कस्टमर्स को रोक देता है और उनसे वो बोर्ड लेते हुए उनको बोलता है कि वो अब इस कैफे को बेचना नहीं चाहता, जो देखकर उन लड़कियों को भी काफी अच्छा लगता है। इसलिए उस दिन के रात को ओका फिर से हायाटो के कमरे में आती है, पर इस बार एक नॉर्मल आउटफिट में, और वो हायाटो के लिए कुछ खिचड़ी बनाकर लाई थी, जिसको देखकर हायाटो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने फिर से खाने को बर्बाद कर दिया होगा और पता नहीं उसने उस खिचड़ी में गाय के दूध के बजाय कुछ और ना मिला रखा हो, मेरा मतलब जहर वगैरह। पर इस बार सरप्राइजिंगली वहाँ पर ये सुनकर ओका भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हायाटो से बोलती है कि वो उसको इंसिस्ट नहीं करेगी, अगर उसको ये खाना है तो खा सकता है, नहीं तो फेंक सकता है, क्योंकि उसने ये खिचड़ी उसके लिए काफी ज्यादा प्यार से बनाई है, क्योंकि उसकी दादी ने सिर्फ यही रेसिपी उन सबको सिखाई है। बिकॉज वो हमेशा ही ये कहा करती थी कि उसके पोते को ये खिचड़ी की रेसिपी सबसे ज्यादा पसंद है। तो उसके जाने के बाद हायाटो उस खिचड़ी को उठाकर देखने लग जाता है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था किसी एक दूसरे लड़की के हाथों से बने हुए खाने को खाने में। पर फिर जब वो उस खिचड़ी का थोड़ा हिस्सा खाता है तो फिर उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ही उसे बचपन की खिचड़ी की तरह ही था, जो कि उसकी दादी बचपन में कभी उसके लिए बनाया करती थी। इसलिए अगले दिन की सुबह को हायाटो वहाँ पर अपना मूड बदलकर उन सभी लड़कियों को एक जगह पर इकट्ठा करता है एक मीटिंग करने के लिए, जहाँ पर फाइनली वो उन सभी के सामने एडमिट कर देता है कि वो इस कैफे को नहीं बेचने वाला और वो यहाँ पर 1 साल तक रहकर इस कैफे को चलाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल उसकी दादी की तरह। और क्योंकि उसको कुछ एम्प्लॉयज की भी जरूरत है, इसलिए वो सब भी यहाँ पर उसके साथ रहकर काम कर सकती हैं। ये सुनकर वो लड़कियां खुश तो होती है, पर हालांकि वो लोग परेशान भी हो जाती है, क्योंकि उनमें से किसी को कुछ घंटा काम नहीं आता था, बिकॉज उसकी दादी के जिंदा होते हुए सारा काम वो खुद ही करती थी और उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ये सुनकर हायाटो फिर से परेशान हो जाता है और उनसे बोलने लगता है कि कहीं उन्हीं लोगों की वजह से तो उसकी दादी माँ नहीं चल बसी। खैर उन्हें कैफे को तो चलाना ही था, इसी वजह से वो लोग फिर सफाई के काम में जुट जाते हैं, जहाँ पर कोई भी कुछ भी ढंग का कर ही नहीं पा रहा था एक्सेप्ट शिराजिको, क्योंकि वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ कैरेक्टर थी। तो सीढ़ियों के पास गुजरते वक्त हायाटो वहाँ पर ओका को भी देख पाता है, जो कि सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। पर हालांकि वो ओका के साथ साथ वहाँ पर उसके बिल गेट्स को भी देख लेता है, जिससे कि वो बेचारा वहीं पर जम जाता है। जिस बीच रिहो वहाँ पर आकर हायाटो को कांग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलती है कि उसको तो प्रीमियम कंटेंट एकदम फ्री में मिल रहा है। पर गलती से वो बात वहाँ पर ओका भी सुन लेती है और अपने बिल गेट्स के गेट्स को बंद करने के चक्कर में वो बेचारे उस सीढ़ियों से नीचे गिरने लग जाती है, जो देखकर हायाटो खुशी के मारे नीचे उसका इंतजार करने लगता है, क्योंकि वो उसके बिल गेट्स को बचाने के लिए उसके नीचे कुशन्स बनने के लिए भी तैयार था। पर अफसोस कि उसके कुशन जैसे चेहरे को सिर्फ ओका का लात ही मिल पाता है। खैर आगे फिर बाद में हायाटो भी वहाँ पर सोचता है कि उसे भी काम कर लेना चाहिए, इसीलिए वो उन सबके कपड़ों को ले जाकर लॉन्ड्री में धोने के लिए तैयार करने लगता है। जिस बीच वहाँ पर गलती से ओका आ जाती है एंड वो हायाटो के हाथ में अपने अंडरगारमेंट्स देख लेती है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए सबको वहाँ पर बुला लेती है और हायाटो से पूछती है कि वो यहाँ पर लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन के सामने उनके कच्छों को लेकर उनके साथ क्या कर रहा है। ये सुनकर हायाटो हैरानी और कंफ्यूजन के साथ उनसे पूछता है कि क्या लगता है मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन के सामने ये कपड़े लेकर क्या कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर उन सबको
इनको धोने के लिए लाया हूँ। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं इनको खुद ही गंदा कर कर धोकर इनके साथ कुछ जादू टोना करने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़कियां उसको काफी ज्यादा गुस्से से घूरने लग जाती हैं, जिससे कि हायाटो को भी उनके नजरिए का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो उन सबसे माफी मांग लेता है। तो आगे फिर हमें उस दिन के शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन लोगों ने उस पूरे कैफे को क्लीन कर दिया था और हायाटो के सामने एक ओल्ड डर्टी सी कॉफी मशीन रखी हुई थी, जिसको देखकर हायाटो इमोशनल होने लग जाता है क्योंकि वो कॉफी मशीन उसके दादी की ही थी और उसी से ही उन्होंने इस पूरे कैफे को स्टार्ट किया था। देन आगे फिर हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हायाटो और रिहो उनके पूरे गांव की तरफ जा रहे थे ताकि वो सभी के पास जाकर उन सबको ये बता सके कि उन लोगों ने फिर से उसके दादी के कैफे को स्टार्ट किया है, जिससे कि दोबारा से कस्टमर्स उनके कैफे में आना स्टार्ट हो जाएं। तो इसी तरीके से वो उनके पूरे एरिया भर में घूम घूम कर सभी को उनके कैफे के बारे में बताने लग जाते हैं, जहाँ पर उनमें से ज्यादातर को तो रिहो अपने दोनों टैलेंट्स दिखाकर ही आने के लिए राजी कर देती है। एंड दिन के आखिर में वो दोनों साथ मिलकर एक ओल्ड से श्राइन में जाते हैं ताकि वो दोनों वहाँ पर ये प्रार्थना कर सकें कि फिर दोबारा से उनके कैफे की अच्छी शुरुआत हो सके। और उस श्राइन में जाकर प्रार्थना कर लेने के बाद जब वो दोनों वहाँ से वापस जा रहे थे तो फिर रिहो हायाटो को वहाँ पर रोकते हुए उसको थैंक यू बोलती है, क्योंकि वो चाहता तो इजीली उन सबको उस जगह से बाहर निकाल कर उस कैफे को बेच सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर अफसोस के उस वक्त रिहो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और बेचारा हायाटो सीढ़ियों के नीचे, यानी कि तुम समझ ही सकते हो, वो उसके हेवनली बिल गेट्स देख लेता है, जिसको देखकर बेचारे हायाटो का पैर फिसल जाता है और वो काफी तेजी से लुढ़कता हुआ आकर नीचे गिरता है। तब आगे हमें और कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी तक भी हायाटो और ओका उन्हीं अंडरवेयर्स के बारे में लड़ रहे थे, क्योंकि हायाटो का पॉइंट ये था कि अगर वो हायाटो के कच्छे लेकर धो सकते हैं तो फिर वो उनके कच्छा लेकर क्यों नहीं धो सकता, जो कि वहाँ पर रिहो भी देख लेती है। इसीलिए फिर वो बाद में हायाटो के पास आकर उसको समझाती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियों को समझना थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसीलिए वो उसे एडवाइस देते हुए उससे ये कहती है कि उसे बस लड़कियों से बात करते हुए एक बड़ी सी स्माइल और थोड़ी सी तारीफ करनी है। जिस एडवाइस को फॉलो करते हुए फिर हायाटो वहाँ पर ओका के पास जाता है और जितनी अच्छी से अच्छी स्माइल हो सकती थी वो अपने चेहरे पे लेकर वो उससे बोलता है कि वो कपड़े धोते हुए और सुखाते हुए कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर ओका का चप्पल आकर उसके मुंह पे लगता है, क्योंकि वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी बिकॉज उसको लग रहा था कि हायाटो उसको नौकरानी बोल रहा है। तब हायाटो अपने अगले अटेम्प्ट में डिनर करते हुए खाने की तारीफ करता है, इस उम्मीद में कि शायद ये तारीफ उसको पसंद आएगी, पर हालांकि इससे भी वो गुस्सा ही हो जाती है क्योंकि उन सारे खानों में से उसने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि उसको सिर्फ खिचड़ी ही बनानी आती थी। और अब तक तो बेचारा हायाटो भी हार मान चुका था कि वो लड़कियों को नहीं समझ सकता। पर सोने से पहले वो ओका के कमरे में जाने लगता है ताकि वो उससे माफी मांग सके अपने बिहेवियर्स के लिए। पर जब वो जाकर उसके कमरे में पहुंचता है तो फिर वो ये देख पाता है कि ओका ने फिर से ही वहाँ पर वो अजीब सा मेड कॉस्ट्यूम पहन रखा था। इसीलिए ही हायाटो वहाँ पर फिर दोबारा से उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है एज ए लास्ट ट्राई, पर अफसोस कि वो उसकी तारीफ करने के चक्कर में वहाँ पर उसके मेलोन्स की तारीफ कर डालता है। एंड ये सुनकर ओका वहाँ पर उसको काफी ज्यादा इंटेंस नजरों से घूरने लग जाती है, जो देखकर बेचारा हायाटो काफी बुरी तरीके से डर चुका था, क्योंकि अब तो वो पक्का उसके ऊपर हरासमेंट का केस कर पुलिस से 4 लठ लगवाकर इस जायदाद से बेदखल करने वाली थी। पर समहाउ अजीब कारणों से वहाँ पर ओका का रिएक्शन बदल जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो आगे उससे पूछने लग जाती है कि वो उसके बारे में और क्या क्या सोचता है। इसीलिए ये सुनकर हायाटो वहाँ पर जैसे तैसे ऑकवर्ड और कंफ्यूज होते हुए उसकी और ज्यादा उल्टी सीधी तारीफ कर देता है, जैसे कि उसके हेवन गेट्स रियल हेवन के गेट्स है और उसके थाइस एकदम थिक है, यानी कि थिक थाइस सेव लाइफ, वो सब। तो ये सुनकर ओका और भी ज्यादा खुश हो जाती है और हायाटो से एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि आज तक किसी ने भी उसकी बॉडी की तारीफ नहीं करी थी, हर कोई बस उसकी शक्ल की ही तारीफ करता था, इसलिए वो इतनी ज्यादा खुश है। पर इससे पहले कि वो हायाटो के सामने अपनी बात पूरी भी कर पाती, वहाँ पर समहाउ सिराजिको आ जाती है, जो कि पीछे से आकर हायाटो को पकड़कर लिक करने लग जाती है, क्योंकि एक और बार फिर से नशे में वो हायाटो को आइसक्रीम समझ रही थी, वो भी एक लॉलीपॉप के साथ। खैर अगले दिन की सुबह सुबह हायाटो फिर से एक मीटिंग रखता है जहाँ पर कि वो उन सभी लड़कियों को बताता है कि वो सून ही इस वाले कैफे को ओपन करने वाले हैं, जो सुनकर वो सभी लड़कियां तो वहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाती है। पर पता नहीं क्यों आमी वहाँ पर थोड़ी सी चुपचाप सी थी, इसलिए ज्यादा न सोचते हुए हायाटो फिर वहाँ पर उनके सामने कुछ पैसे रखता है और बोलता है कि वो उन सभी को उनकी सैलरी एडवांस में देना चाहता है, जो सुनकर वो लड़कियां काफी हैरान होती हैं और रिहो उससे पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, वो तो फैन
ओनली चीजें भी नहीं खोल सकता, जिससे हायाटो रिवील करता है कि उसने रिसेंटली ही ट्रेडिंग सीखी है और उसका एक काफी बड़ा प्रॉफिट भी निकला है, जिससे कि अब से वो भी खुद को हर्षद मोहिता समझने लग गया था। खैर अगले ही दिन वो लोग वहाँ पर अपना कैफे ओपन करते हैं, जिसके ओपन होते ही धीरे धीरे कर वहाँ पर कस्टमर्स आने लग जाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर उन लोगों का कैफे पूरे कस्टमर से बिल्कुल भर जाता है। इसीलिए दिन के आखिर में डिनर के टाइम हायाटो अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने का सोचता है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि जल्द ही उन लोगों का एक फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए वो लोग उस फेस्टिवल में जाकर एक स्टॉल खोलेंगे। पर उसके लिए भी उन लोगों को कोई ना कोई एक स्पेशल फूड डिश तो चाहिए ही थी, जो कि वो लोग फेस्टिवल में प्रेजेंट करेंगे, जिसका जिम्मा सिराज को अपने 2 टैलेंट्स पे लेती है और वो वहाँ पर एक स्पेशल कुकी की रेसिपी बनाने लग जाती है, जिसके के अंदर वो दारू इस्तेमाल करने वाली थी। पर हालांकि ये देखकर हायाटो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको पता था कि ये भंडे लड़की नशे में क्या कुछ कर डालती है। इसीलिए सिराजी को भी हायाटो को संभालते हुए उससे बोलती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुकी बनाते टाइम इसमें से सारा अल्कोहल वेपराइज हो जाएगा। तो फिर कुकी बनाते हुए वहाँ पर वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, जिस बीच सिराजी को बोलती है कि उसे उसके पसीने की खुशबू काफी ज्यादा पसंद है। वो उसकी खुशबू पाते ही पता नहीं क्यों अजीब सी हो जाती है, जो सुनकर हायाटो फिर से डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुकी बनाते टाइम वो भी कुछ दारू गटक गई है। पर फिर सिराजी को बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रही है, और ये बोलते हुए ही वो जाकर हायाटो से चपट जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर मजाक करने का मजाक कर रही थी। हे प्रभु। और हायाटो रियलाइज करता है कि उनको केस को बनाते टाइम उसके जो वेपराइज अल्कोहल्स थे उनकी वजह से ही सिराजी को फिर से पागल हो गई है। देन आगे फिर हमें कुछ दिनों बाद का उस फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों ने अपना एक दूसरा स्टॉल खोल लिया था, पर अपने जॉब पर भी ओका वहाँ पर सो रही थी। इस वजह से गुस्से में आमी आकर एक मोटा सा केक लेकर उसके मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ देती है, जिससे कि वो जाग जाती है। आगे फिर वो एक पब्लिक रेस्टरूम में जाती है ताकि वो अपना मुंह धोकर अपनी नींद हटा सके, पर वहाँ से वापस आते टाइम 3 छपरी लौंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो कि उसका पीछा करते करते उनके स्टॉल तक आ जाते हैं, जहाँ पर कि हायाटो और बाकी स्टॉल्स के ओनर्स मिलकर उन तीनों को वहाँ से भगा देते हैं। तब आगे उस दिन के आखिर में डिनर करते टाइम वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस काफी अच्छा हो रहा था। पर जब वो लोग अगले दिन खुशी से अपने स्टॉल पर जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उनके पूरे स्टॉल में कचरा भरा हुआ था, जहाँ पर हायाटो ये रियलाइज करता है कि ये जरूर उन तीनों छपरी लौंडों ने ही किया होगा गुस्से में आकर। और क्योंकि अब उनका स्टॉल पूरी तरीके से खराब हो चुका था और वो कुछ बेच भी नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी फेस्टिवल के लिए कोई एक और दूसरा स्टॉल बना भी नहीं सकते हैं। पर तभी उसके आसपास के कुछ स्टॉल ओनर्स उसके पास आकर उसको अपना स्टॉल ऑफर करते हैं, क्योंकि वो हायाटो को अच्छी तरीके से जानते थे और वो उसके कैफे में कॉफी पीने भी आया करते थे। पर हायाटो उन लोगों के ऑफर्स को सुनने के बावजूद भी उन लोगों को मना कर देता है, क्योंकि वो उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, और ये कहते हुए वापस आ जाता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये बोलकर वो लोग दुखी होकर फिर वापस से उनके कैफे में आ जाते हैं, जहाँ पर कि उनको नई तरकीब मिल जाती है, क्योंकि उनके पास उनकी दादी का ओल्ड फूड कार्ड था, जिसका कि इस्तेमाल वो एक स्टॉल की तरह कर सकते थे। इसीलिए वो लोग उस फूड कार्ड को डेकोरेट करते हैं और अब वो फेस्टिवल में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। एंड वो एक स्टेप और फर्दर जाते हुए होम डिलीवरी भी स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उन लोगों की सेल्स और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड दिन के आखिर में वो अपने सारी चीजों को बेचकर काफी ज्यादा खुश होते हुए वापस से अपने घर जा रहे थे। पर बदकिस्मती से एक सुनसान सी जगह पर उन सबकी मुलाकात उन तीनों छपरियों से हो जाती है, जो कि उनके सामने आने के बाद ये एडमिट कर लेते हैं कि उन्हीं ने ही उनके फूड स्टॉल पर कचरा फैलाया था। इसीलिए जब हायाटो जाकर उन तीनों को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है तो फिर उनका लीडर गुस्से में आकर उसको एक खींच के पंच मार देता है। पर इससे हायाटो वहाँ पर गुस्सा होने के बजाय उल्टा खुश हो जाता है और कहता है कि अब जो भी करेंगे वो सेल्फ डिफेंस होगा। ये बोलकर आमी को वो सिग्नल देता है, जिससे कि आमी काफी तेजी से आकर उसको अपने थिक थाई से एक खींच के लात मारती है। एंड उस एक ही लात से वो बंदा वहाँ पर बिल्कुल ढेर हो जाता है। ये देखकर भयंकर वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो अपने बंदे को वहाँ से उठाकर काफी तेजी से भाग लेते हैं। तो तब फिर हमें आगे अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सभी लोग बैठकर इस विषय पर बातचीत कर रहे थे कि क्योंकि हायाटो उनके घर में सिर्फ एक लौता लड़का है, तो फिर वो उनमें से किसी न किसी से तो शादी करेगा। ये सुनकर वो लोग एक एक कर मना करने लग जाते हैं, पर हालांकि आमी वहाँ पर मना नहीं करती, बल्कि वो तो बोलती है कि वो हायाटो से शादी करने के लिए तैयार है और अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। ये सुनकर वो सभी वहाँ पर शर्म के मारे ही चुप हो जाते हैं। और जब थोड़ी देर बाद रिहो किचन के सामने से गुजर रही थी तो फिर उसको अंदर से सिराजिको की आवाज आती है, जो कि हायाटो से बोल रही थी कि इतनी बड़ी चीज वहाँ पे फिट नहीं होगी।
ये सुनकर रिहो के गंदे दिमाग में वहाँ पर कोई गंदा ही ख्याल आता है, इसीलिए फिर वो वहाँ पर गुस्से में किचन के अंदर ये चिल्लाते हुए आ जाती है कि वो दोनों किचन के अंदर ये सब काम नहीं कर सकते। पर अंदर जाने के बाद वो दोनों उससे काफी ज्यादा हैरानी और कंफ्यूजन के साथ पूछने लगते हैं कि क्या मतलब वो दोनों ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते, वो खाना किचन में नहीं तो क्या बेडरूम में बनाए, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर बस कुछ सैंडविचेस बना रहे थे। ये सुनकर पता नहीं वहाँ पर रिहो के दिमाग में क्या आता है, वो एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए हायाटो से बोलती है कि कभी वो उसके साथ भी आकर कुछ सैंडविचेस बना लिया करे, वो भी उसके बेडरूम में। खैर फिर हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि आमी अपने कमरे से बाहर आ रही थी पर किसी एक ज़ॉम्बी की तरह, और उसको उस तरीके से वहाँ पर ओका देख लेती है, जो देख कर कि वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं पिछली रात को हायाटो ने उसके साथ कुछ गलत वलत तो नहीं किया है। इसीलिए वो सीधा ही हायाटो के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि उसने आमी के साथ क्या किया है, वो ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। एंड वो साथ ही साथ हायाटो को आमी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने का भी सजेशन देती है कि कहीं आमी 1 से 2 तो नहीं हो गई। ये सुनकर हायाटो ओका से बोलता है कि उसने आमी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बोलकर वो ओका को वहाँ से भगा देता है। पर उस दिन के शाम को कैफे की सफाई करते हुए हायाटो वहाँ पर आमी से ये पूछ ही लेता है कि वो इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है, जिसको ऐसे देखकर ओका को हायाटो के ऊपर ही शक होने लग गया था कि कहीं उसने आमी का भूखा पेट तो नहीं भर दिया, वो भी बिना खाने के। और ये सुनकर फाइनली आकाने वहाँ पर इसका असली रीजन बताती है, क्योंकि आमी असल में एक फाइटिंग क्लब में है, पर हालांकि वो अपने फाइट क्लब की पिछली वाली फाइट को हार चुके हैं, इसीलिए ही वो इतनी ज्यादा दुखी थी। तो आकाने से ये सुनने के बाद फिर उस दिन के शाम को हायाटो आमी से उससे मिलने के लिए बुलाता है। एंड उसे समझाते हुए हायाटो उससे कहता है कि उसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खेल में तो हार जीत चलती रहती है। जिस बीच उस जगह पर ओका भी आ जाती है, जो कि हायाटो के साथ ही मिलकर उसको मोटिवेट करने लग जाती है। पर हालांकि वो गलती से उसको वहाँ पर इतनी ज्यादा मोटिवेट कर देती है कि आमी एक्साइटमेंट के मारे ही वहाँ पर एक बड़ा सा डंबल घुमाने लगती है, जिससे कि गलती से वो डंबल उसके हाथ से छूटकर जाकर सीधा हायाटो के लैपटॉप के ऊपर करता है और उसको तोड़ देता है। ये देखकर हायाटो वहाँ पर उसको काफी ज्यादा गुस्से में देखने लग जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर एक काफी जरूरी काम कर रहा था। एंड हायाटो को इतने गुस्से में देखकर आमी का तो दिमाग काम ही नहीं करता, इसीलिए वो हड़बड़ाते हुए वहाँ पर उसके सामने अपने मेलोन्स को ऑफर कर देती है, ये कहते हुए कि वो इस सब्जी मंडी से जो फल चाहे वो चुन सकता है। पर अफसोस कि हायाटो बेचारा उस वक्त तक इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसका दिमाग काम ही नहीं करता, और वो बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा वहाँ पर आमी के मेलोन्स के ऊपर झपट्टा मार देता है, जिसको कि ओका वहाँ पर देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। एंड गलती से उसके भी हाथ से एक डंबल छूटकर जाकर हायाटो के फोन के ऊपर गिर जाता है और उसको भी तोड़ देता है। इसलिए हायाटो फिर गुस्से में वहाँ पर ओका के भी पीछे पड़ जाता है उसके मेलोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ओका वहाँ से डर के मारे भाग रही थी। देन आगे फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हायाटो उनके कैफे में काम कर रहा था, पर वो ये नोटिस करता है कि उन लड़कियों में से कोई भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा होता, और वो ज्यादातर टाइम तो छुट्टी मार के ही बैठे रहते हैं। इसलिए हायाटो कैफे को छोड़कर फिर वहाँ पर रिहो के पास जाता है उनसे ये पूछने के लिए कि वो आजकल कैफे में इतना ज्यादा आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसको कैफे में मदद की जरूरत है। पर हालांकि हायाटो देखता है कि वो सभी वहाँ पर अपने कपड़े बदल रहे थे, जो देखकर हायाटो तो वहाँ पर शौक के मारे ही जम जाता है। इसलिए फिर ओका वहाँ पर एक चप्पल फेंक के मार के उसको वहाँ से दूर भगाती है, और फिर उस दिन के आखिर तक हायाटो को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि वो लड़कियाँ यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करती है, यानी कि उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है और वो अपने टाइम का जो चाहे वो कर सकती हैं। इसीलिए बुरा महसूस करते हुए हायाटो फिर वहाँ पर उन लड़कियों से माफी मांगने के लिए जाता है। पर हालांकि तब उसको वहाँ पर ये पता चलता है कि उन लोगों ने तो वहाँ पर एक सरप्राइज पार्टी रखी है उनके कैफे की 2 महीने की एनिवर्सरी के तौर पर, एंड उन्हीं चीजों की तैयारी की वजह से वो लोग काम पे ढंग से आ नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ तक कि सरप्राइज पार्टी को सरप्राइज रखने के लिए उन लोगों को अपने कपड़े तक भी उतारने पड़े, क्योंकि उनके मेलोन से एक ऐसी चीज थी जो कि हायाटो का ध्यान खींच सकती थी, जिससे कि हायाटो का ध्यान उनके डेकोरेशन की तरफ ना जा सके। तो फिर वो सभी लोग वहाँ पर साथ मिलकर उस पार्टी में सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, जिस बीच के वहाँ पर आकाने के पास उनके फैमिली की तरफ से एक कॉल आता है, जिनसे बात करने के लिए वो अकेले बाहर आ जाती है। पर हालांकि उनसे बात करने के बाद वो काफी दुखी हो जाती है, पता नहीं क्यों। एंड उसी ही दिन से वो सभी लोगों का काफी ज्यादा ख्याल रखने लग गई थी। ये देखकर हायाटो एक दिन उससे पूछ ही लेता है कि क्या वो इस कैफे को छोड़कर जाने वाली है, जो सुनने के बाद आकाने वहाँ पर उसके सामने एडमिट कर ही लेती है कि उसे इस कैफे को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ये बोलते हुए वो वहाँ पर हायाटो के सामने अपने मेलोन्स को ऑफर करती है स्क्वीज करने के लिए, क्योंकि इसके बाद तो वो चली जाएगी और हायाटो को मौका ही नहीं मिलेगा। पर ये सुनकर हालांकि
हालांकि हायाटो उसको मना करते हुए उससे ये कहता है कि वो सिर्फ उसके मेलोन्स के लिए ही उसके साथ नहीं था, बल्कि उससे तो उसके इमोशंस जुड़े हैं, इसीलिए वो अपने मेलोन्स का जूस बनवाने से अच्छा क्यों ना वो उसके साथ एक डेट पर चले। जो सुनकर आकाने भी उसके बात पर राजी हो जाती है और अगले ही दिन वो दोनों साथ मिलकर एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग काफी जगहों पर घूमते हैं। एंड जब वो लोग दिन के आखिर में वापस आते हैं तो फिर आकाने वहाँ पर हायाटो से ये पूछती है कि उसने उसके साथ डेट पर जाने का क्यों चुना, क्योंकि वो चाहता तो आसानी से उसके मेलोन्स का जूस निकाल सकता था। पर इससे पहले कि हायाटो वहाँ पर इस चीज का जवाब दे पाता, वहाँ पर बाकी की लड़कियां आ जाती है जो कि रोते हुए आकाने को रोकने लग जाती हैं, बिकॉज तब तक उन सबको भी ये पता चल चुका था कि आकाने कुछ ही दिनों के अंदर इस कैफे को छोड़कर जाने वाली है। पर इसके जवाब में आकाने उनसे कहती है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आज से 1 साल पहले उसने अपने माँ से ये परमिशन ली थी कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है, इस शर्त पे कि वो दोबारा से 1 साल बाद वापस आ जाएगी उनके बिजनेस को संभालने के लिए, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। और हायाटो की दादी ने भी कहा था कि जब वो वाला मोमेंट आएगा तो फिर वो कुछ न कुछ कर उसको रोक लेगी, पर हालांकि उससे पहले ही वो गुजर गई। ये बोलते हुए आकाने वहाँ पर हायाटो की तरफ काफी ज्यादा मासूम नजरों से देखती है, क्योंकि हायाटो की दादी के गुजर जाने के बाद हायाटो ही इस सिचुएशन का कुछ कर सकता था, इसीलिए हायाटो भी वहाँ पर राजी हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आकाने की मम्मी जी आती हैं, जिनसे बात करने के लिए हायाटो भी आकाने के साथ जाता है। और जब वहाँ पर बात करने की बारी आती है तो फिर हायाटो सीधा ही वहाँ पर आकाने की मम्मी जी से बोल देता है कि आकाने और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर आकाने बिल्कुल हैरान रह जाती है, पर हालांकि हायाटो उसको दिलासा देते हुए उससे कहता है कि वो उसको यहाँ पर रोकने के लिए ही बस ऐसा बोल रहा है, तो इसीलिए और ज्यादा पुश करने के लिए आकाने भी वहाँ पर अपनी मम्मी जी से बोलने लग जाती है, जिसके कि आखिर में उसकी मम्मी जी मान जाती है आकाने को वहाँ पर रहने देने के लिए। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी आकाने की शादी हायाटो से कर उनका सारा बिजनेस हायाटो के नाम करना चाहती थी, पर हालांकि जैसे तैसे कर वो दोनों वहाँ पर इस चीज के लिए उनको रोक लेते हैं। तो आगे फिर आखिर में वहाँ पर आकाने की मम्मी जी के जाने की बारी आती है, पर जाने से पहले वो अपनी बेटी आकाने को एक काफी सही एडवाइस देती है, वो भी गुब्बारा यूज करने की, वरना फिर बाद में उनको मेले से जाकर गुब्बारे खरीदने पड़ेंगे, वो भी अपने बच्चों के लिए। ये सुनकर आकाने शर्म के मारे अपनी मम्मी को वहाँ पर मना करने लग जाती है, क्योंकि वो तो इस चीज को कुछ ज्यादा ही आगे तक सोच रही थी। इसीलिए फिर बाद में जब हायाटो जाकर बीच के पास अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके पास आकाने जाती है और उसको हक करते हुए उससे ये कहती है कि अगर वो सही में भी उसके मम्मी से उसका हाथ मांगने चला जाता तो फिर वो इस चीज के लिए भी खुशी खुशी मान जाती। एंड इस तरीके से आकाने फिर वहाँ पर हायाटो के सामने अपने फीलिंग्स के कन्फेशन करती है। और फिर हमें अगले ही दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हायाटो सारी लड़कियों को उनकी सैलरीज दे रहा था, और क्योंकि जल्द ही समर्स की छुट्टियां आने वाली थी, इसीलिए वो उन लड़कियों से कहता है कि उसे एक अनाउंसमेंट करना है। जो सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें समर्स की छुट्टियां मिलेंगी। पर हालांकि हायाटो कहता है कि क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं तो फिर काफी सारे लोग बीच पे भी आएंगे, इसीलिए उन्हें एक शॉप बीच पर भी खोल देना चाहिए, जिससे कि उनके प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुनकर वो लड़कियां दुखी नहीं होती, बल्कि उन्हें हायाटो का आइडिया काफी पसंद आया था, इसीलिए वो लोग एक्साइटमेंट में बोलती हैं कि उन्हें बीच की शॉप के लिए भी कुछ अलग कॉस्ट्यूम्स बनाने पड़ेंगे। ये कहकर वो सभी एक एक कर वहाँ पर हायाटो को अपने कॉस्ट्यूम्स दिखाने लग जाती हैं, जिसमें कि सारा फोकस उनके मेलोन्स के ऊपर था, जिससे देखते ही देखते वहाँ पर बिल्कुल मेलोन्स की पार्टी हो जाती है। खैर, इस तरीके से हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि उन लोगों के बीच का कैफे भी खुल चुका था और वहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आ रहे थे। और आगे फिर जब रिहो वहाँ पर हायाटो के पास जाती है कुछ और कस्टमर्स के ऑर्डर लेकर, तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर काफी सारी लड़कियां मिलकर हायाटो को लपेटे में लेने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उनके बीच में जाकर उन सभी लड़कियों को वहाँ पर इस तरीके से भगा देती है जिस तरीके से कोई मक्खियों को भगाता हो। तो इसी तरीके से उनके बीच हाउस की काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की वजह से वो लोग एक दिन छुट्टी लेने का फैसला करते हैं। और उस दिन जबकि सब लोग मजे कर रहे थे, आकाने वहाँ पर ये नोटिस करती है कि हायाटो तो उनके साथ होता ही नहीं, इसीलिए वो उसको ढूंढते हुए जाकर एक अकेली सी जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर कि हायाटो अकेले बैठकर फिशिंग कर रहा था। इसी वजह से आकाने फिर जाकर वहां पर हायाटो के साथ बातचीत करने लग जाती है, जिसको कि दूर से खड़ी होकर वहां पर रिहो देख रही थी, जिससे कि रिहो को लगता है कि हायाटो और आकाने के बीच में कुछ चल रहा है, जिसके के बारे में वो जाकर बाकी लड़कियों को भी बता देती है, जिस वजह से वो सभी लोग जाकर एक एक कर हायाटो के सामने अपने फीलिंग्स का कन्फेशन करने का फैसला करते हैं, ताकि आकाने अकेले ही जाकर हायाटो को लपेटे में ना ले सके।
सके। देन आगे फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हायाटो और शिराजी को साथ में मिलकर किचन में उनके कैफे के लिए एक और नई डिश का इन्वेंशन कर रहे थे और मौका देखते हुए शिराजी को वहाँ पर सीधा ही हायाटो के सामने अपने फीलिंग्स का कन्फेशन करती है, जो सुनकर हायाटो वहाँ पर कंफ्यूज होते हुए ये सोचने लगता है कि अब शिराजी को दारू कहाँ से मिल गई, क्योंकि वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुकी थी, वो भी दारू के नशे में। पर शिराजी को ये बोलते हुए जाने लग जाती है कि वो नशे में नहीं है, पर 2 ही सेकंड में वो फिर से आकर अपने कपड़े निकाल कर हायाटो के कपड़े में घुसने की कोशिश कर रही थी। जिस बीच अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आकाने आ जाती है, जो कि उन दोनों को इस तरीके से देखकर हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि अगर उनके पास कपड़ों की कमी पड़ रही है तो फिर वो जाकर नए कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते, एक दूसरे के कपड़ों में घुसने की क्या जरूरत है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी बीच हायाटो भी वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है और उससे दूर आकर ये सोचने लगता है कि आखिरकार शिराजी को दारू कहाँ से मिल गई और कहीं वो उसके सामने रियल में अपने फीलिंग्स का कन्फेशन तो नहीं कर रही थी। एंड इसी तरीके से कुछ ही दिनों के अंदर वो सारी लड़कियां एक एक कर हायाटो के सामने अपने फीलिंग्स का कन्फेशन कर देती है, पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि हायाटो ने उनमें से किसको एक्सेप्ट किया। फिर आगे वो सभी लोग मिलकर साथ में एक पिकनिक पर घूमने के लिए जाते हैं एंड हमें वहाँ पर कई सालों फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हायाटो की बेटी स्कूल से वापस आ गई थी और वो वहाँ पर एक फोटो देखते हुए उन सभी लड़कियों को अपनी मम्मी बोल रही थी, यानी कि हायाटो ने वहाँ पर उन सभी को ही अपने लपेटे में ले लिया। और गाइस इसी के ही साथ अगर आपको ये वाली वीडियो देखने में मजा आया तो फिर प्लीज स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक कर जाकर इसको देखिए, ये वाले एनीमे देखने में भी आपको काफी मजा आएगा।